आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ई व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल हैज वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, टू डबल द काइनेटिक एनर्जी द इंसिडेंट लाइट मस्ट हैव द वेवलेंथ। हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई हमारे पास मेटल प्लेट है, ठीक है, वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एमिट करना है। तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि जो हमारा मेटल प्लेट होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एक वर्क फंक्शन दिया गया रहता है, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़े थे hc/λ माइनस का फाई। इतना ही काइनेटिक एनर्जी आता है ना। मतलब फाई क्या होता है, जो एनर्जी हमारी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, वो एनर्जी खत्म हो जाती है, और जितनी एनर्जी बच जाती है किसके द्वारा, फोटोन की जो एनर्जी होती है उसमें से जितनी एनर्जी बच जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमसे ये बोला जा रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ई व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल हैज वेवलेंथ लैम्डा। तो लैम्डा वेवलेंथ का जब एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, तो लैम्डा वेवलेंथ का जब फोटोन इंसिडेंट हो रहा है तो उसका वर्क फंक्शन हम मान लेते हैं फाई है, तो फाई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्यों, हमें ई दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है ई। तो ई इज इक्वल टू माइनस का एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस फाई। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ई सॉरी हमें फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस ई, ये हमें फाई मिलेगा। अब उसी फाई से हम इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहा है कि डबल द काइनेटिक एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डबल होनी चाहिए, डबल ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तब हमें कितने वेवलेंथ का फोटोन देना पड़ेगा, तो उसको मैं लैम्डा डैश मान लेता हूँ। तो डबल काइनेटिक एनर्जी के लिए यानी 2E के लिए हमें hc/λ डैश यानी कि लैम्डा डैश लैम्डा का वेवलेंथ का हमें फोटोन देना पड़ेगा माइनस का फाई, और फाई इज इक्वल टू हमने क्या निकाल रखा है, hc/λ माइनस ई। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ 2E इज इक्वल टू hc/λ डैश माइनस hc/λ और प्लस ई। यहाँ से एक ई से एक ई कैंसिल आउट हो गया, और हमें लैम्डा डैश चाहिए तो इसको मैं इधर लेकर के जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग hc/λ डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ई प्लस hc/λ। तो यहाँ से ये हो जाएगा लैम्डा इंटू ई प्लस hc/λ। किसके बराबर है ये, hc/λ डैश के बराबर है। अब मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले लूँगा, hc को इधर लेकर के जाऊँगा, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, hc/λ डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू ई प्लस hc। तो हमें कितने वेवलेंथ का फोटोन देना पड़ेगा, जिसके लिए हमें डबल काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो उसके लिए हमें इतने वेवलेंथ का फोटोन देना पड़ेगा, hc/λ डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू ई प्लस hc, hc/λ डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू ई प्लस hc, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल। पहली बार में क्या कह रहा है कि इसकी सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल से ये फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल में क्या कर रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में हेल्प हो रही है, मतलब फोटोन जा रहा है। एंड हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द, ये हमारा पहला है, और दूसरे में क्या कह रहा है कि हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल। तो हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल हमारा क्या होता है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से हमारा फर्स्ट में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी कांस्टेंट होती है, सबको पता है, ठीक है। या कांस्टेंट अगर मैं कांस्टेंट अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग इन्फिनिटी ले सकते हो, n1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लो, और n2 इज इक्वल टू कितना बोला गया, फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल में आ रही है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कितनी एनर्जी का फोटोन रिक्वायर्ड है उसका रेशियो चाहिए। तो जब हमारा ये फोटोन 2 से n1 में जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो पहले केस के लिए मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ E1 दैट इज इक्वल टू माइनस का 13.6, जेड की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/n
2 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस का 13.6 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1 यानी कि माइनस का 3/4। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 13.6 इंटू 3/4 ये हमारी E1 निकल गई। दूसरे कंडीशन के लिए मैं E2 कंसिडर कर लेता हूँ, तो E2 निकालूंगा तो E2 माइनस का 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये तो जीरो हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 13.6 ही आने वाला है। और हमसे क्या पूछा गया, इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो E1/E2 कैलकुलेट कर लो। E1 कितना है 13.6 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 13.6, 13.6 से 13.6 कैंसिल आउट हो गया, 3/4 इज द आंसर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। Find the modulation index of an AM wave having 8 volt variation where maximum amplitude of the AM wave is 9 volt। ठीक है, हमसे ये बोला जा रहा है कि एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या होता है? ये दरअसल दो वेव का कॉम्बिनेशन होता है। एक लो फ्रिक्वेंसी वेव होती है, एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव होती है। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी वेव का मतलब होता है जो हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव होती है। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग वेव का जो ईएमएफ होता है उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो लो फ्रिक्वेंसी का होता है, और हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव में। ठीक है, और क्यों ऐड करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, सिग्नल को भेजते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह को सिग्नल को भेजने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी की मॉड्यूलेटिंग, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस है, तो हाई फ्रिक्वेंसी वेव की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग वेव होता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है, तो उसको हम कैरियर वेव, ठीक है ना, कैरियर वेव के साथ क्या करते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं, जिससे हमारा एक अलग से वेव बन जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। और फिर क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांजिशन कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनता है ये कुछ इस फॉर्म में बनता है, ये दो इन्वेलप बनाता है। ठीक है, और ये दोनों इन्वेलप जो होते हैं ना वो किसके होते हैं, मॉड्यूलेटिंग वेव के होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, कैरियर वेव का कुछ इस तरीके का वेव होता है। ठीक है, और ये जो इन्वेलप होते हैं वो किसके होते हैं, हमारे मॉड्यूलेटिंग वेव के होते हैं। हमारा मॉड्यूलेटिंग वेव है और ये हमारा कैरियर वेव है। कौन सा वेव है, कैरियर वेव। इसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम ए एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है ना, एम ए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एम मतलब मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव, मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर मॉड्यूलेटिंग का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, ए एम अपान ए सी होता है। ठीक है ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू, तो ए एम अपान ए सी। लेकिन हमें ना दूसरी चीज दी गई, हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो है हमारा ए एम वेव, उसका मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड दिया गया, और मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड कितना कहा जा रहा है, 9 वोल्ट कहा जा रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, ये वाली लेंथ हमारी मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, ये है हमारा ए मैक्स, और मिनिमम कितना है, ये यहां से लेकर के ये देखिए ध्यान से, ये हमारा ए मिनिमम है। ठीक है, और ये क्या है, ये वाली लेंथ, ये हमारी, ये जो हमारा कैरियर सॉरी मॉड्यूलेटिंग वेव है, मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड है ए एम, और ये क्या है, ये भी हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, 2 इंटू ए एम। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, 2 इंटू ए एम। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम। हमें ए एम चाहिए, लेकिन हमें क्या कह दिया गया है, हमें दिया गया है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ए एम वेव दैट इज इक्वल टू 9 वोल्ट, ए मैक्स इज इक्वल टू 9 वोल्ट दिया गया है। और दूसरी चीज बोला जा रहा है कि ए एम वेव हैविंग 8 वोल्ट वेरिएशन। 8 वोल्ट वेरिएशन का मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच की जो डिफरेंस है वो है 8 वोल्ट, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के बीच की डिफरेंस यही तो दी गई है ना, 8 वोल्ट, तो दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो ए एम यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 वोल्ट। हमें एसी चाहिए, तो एसी क्या होता है, एसी इज इक्वल टू ए मैक्स और ए मिनिमम का एवरेज होता है।
तो ए मैक्स कितना दिया गया हमें, ए मैक्स दिया गया 9 वोल्ट। अब देखो 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यानी ए मिनिमम इज इक्वल टू 1 वोल्ट है। तो ए 1 प्लस 9 प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ए एम कितना मिल गया हमें 4 वोल्ट और ए सी कितना मिल गया हमें 5 वोल्ट। एसी अभी फिर से समझ लीजिए कि ए मैक्स प्लस ए मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 होता है। ए मैक्सिमम पता है हमें, ए मिनिमम कैसे मिलेगा, इस वाले इक्वेशन से मिलेगा, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है। तो ए मिनिमम कितना हो जाएगा, इधर जाएगा और 8 इधर आएगा, तो ए मैक्सिमम 9 है, 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। तो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 वोल्ट। हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहिए था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, ए एम डिवाइडेड बाई ए सी। ए एम कितना है 4 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 0.8। तो 0.8 और ये 1 से हमेशा कम ही आता है और 8 0.8 आ चुका है, तो 0.8 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगले क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ए ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, on the main scale while its vernier scale has total 50 divisions and 25 vernier scale divisions, 25 vernier scale divisions are equal to 24 main scale divisions. What is the least count of the traveling microscope? ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का लिस्ट काउंट पूछा गया है। तो लिस्ट काउंट के लिए जो हमारा ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है या वर्नियर कैलिपर है, तो इनके लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फंडामेंटल चीज, दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज कि एक फॉर्मूले के टर्म में हम याद रख सकते हैं कि वन मेन स्केल डिवीजन इनटू नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल इज इक्वल टू वन वर्नियर स्केल रीडिंग, यहाँ पर वन मेन स्केल रीडिंग इंटू नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल, वन वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। और हमसे वन मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, वन मेन स्केल रीडिंग इंटू नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल किसके बराबर है, देखो यहाँ पर लिखा गया है 25 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 24 मेन स्केल डिवीजन। यानी यहां पर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, मतलब मेन स्केल के 24 डिवीजन वर्नियर स्केल के 25 डिवीजन के बराबर है। तो यहां से वन वर्नियर स्केल का डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 25 मेन स्केल के डिवीजन के बराबर हो जाएगा। ये फंडामेंटल ऐसे याद रखना। दूसरी चीज हमसे क्या पूछा गया, लिस्ट काउंट पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि वन मेन स्केल डिवीजन, रीडिंग ऑफ वन मेन स्केल माइनस रीडिंग ऑफ वन वर्नियर स्केल, मतलब मेन स्केल रीडिंग डिवाइड माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग एक की। तो वन मेन स्केल रीडिंग माइनस वन वर्नियर स्केल रीडिंग किसके बराबर है, 24 डिवाइडेड बाई 25 मेन स्केल रीडिंग के बराबर है। तो यहां से 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 25 मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग कहां से निकलेगा, वो निकलेगा यहां से। बोल रहा है 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर, मेन स्केल की रीडिंग में 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर, मतलब एक सेंटीमीटर में कितनी डिविजन्स हैं, 20 डिविजन्स हैं। तो एक डिवीजन में, तो 20 डिवीजन एक सेंटीमीटर में है, तो एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का होगा, 1/20 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर, यानी कि एक डिवीजन 0.05 सेंटीमीटर का है। तो वही तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई ना। तो 1 माइनस 24/25, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/25 इंटू 0.05, ये कितने के बराबर हो जाता है 0.04 इंटू 0.05। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0 और 0.0020 हो जाएगा ये। तो हमसे लिस्ट काउंट पूछा गया था और लिस्ट काउंट हम निकाल चुके हैं। लिस्ट काउंट कितना आ चुका है 0.0020। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में, और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा गया तो सेंटीमीटर में है। तो ऑप्शन है सी 0.002 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 ये भी हमारा एरर का ही क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड। पहला ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि स्क्रू मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन में जितना स्क्रू हमारा मूव करता है, जितने डिस्टेंस मूव करता है, उसको हम पिच से रिप्रेजेंट करते हैं, पिच कहते हैं, वन पिच।
तो इसकी पिच कितनी हो गई, स्क्रू गेज की पिच हो गई 0.5 mm। उसके बाद से कह रहा है द टोटल डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर गेज। तो पिच कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो क्या हो जाएगा 0.0, उसके बाद से 1, 0.01। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया हमारा 0.01 mm, 0.01 mm। उसके बाद से डी में कह रहा है कि 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इन इज इन द पिच लाइन, ठीक है ना, मतलब पिच लाइन पर कौन सी मैच कर रही है, 45th डिवीजन मैच कर रही है। 45th डिवीजन मैच करने का मतलब क्या है कि एफ की वैल्यू 45 हो गई, ठीक है। और हमसे ये बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट है द मेन स्केल रीडिंग 2.5 mm है, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 2.5 mm है। इंस्ट्रूमेंट है 0.03 mm निगेटिव एरर। निगेटिव एरर का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐड करते हैं, निगेटिव एरर को ऐड करते हैं, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं मेन रीडिंग में से। जो हमारी टोटल रीडिंग आती है, टोटल रीडिंग में से निगेटिव एरर है तो उसको ऐड करना पड़ेगा हमें। तो रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग 2.5 प्लस एफ इंटू लिस्ट काउंट और प्लस माइनस जीरो एरर, जो मतलब एरर होता है। तो यहां पर निगेटिव एरर है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। निगेटिव एरर को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा निगेटिव एरर। वैल्यू पुट करते हैं तो 2.5 प्लस एफ कितना है 45 नंबर ऑफ डिविजन्स जो मैच कर रहे हैं, लिस्ट काउंट कितनी है 0.01 प्लस, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये लिस्ट काउंट 0.01 ही है ना, ठीक है। और हमारा निगेटिव एरर कितना है 0.03, ये हो जाएगा 2.5 प्लस ये हो जाएगा 0.45 प्लस 0.03। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 यानी कि 2.95 और 2.98 यानी कि 2.98 mm। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर विथ इनिशियल वेलोसिटी u at an angle theta. The projectile motion is such that the horizontal range r is maximum. Maximum horizontal range कब होता है, जब theta is equal to 45 डिग्री होता है। Another object is projected in the air with a horizontal range half the range of the first object. The initial velocity remains the same in both cases. The value of the angle of projection at which the second object is projected will be in degree, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमने क्या करा, एक बॉल को किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा और कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट करा, और ऐसे इस एंगल पर प्रोजेक्ट करा कि इसने कितना रेंज दिया, मैक्सिमम रेंज दिया इसने। इसका रेंज क्या हुआ, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेंज के लिए ना हम कितने डिग्री पर फेंकते हैं बॉल को, 45 डिग्री पर जब हम फेंकते हैं बॉल को तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलता है। क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g, नहीं सॉरी जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये होता है हमारे रेंज का फॉर्मूला। यू हमने कंसीडर कर रखा है, थीटा हमें नहीं पता। अगर नहीं भी पता है कि 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो यहाँ पर साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, तभी तो 2 इंटू 45 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यानी कि मैक्सिमम रेंज कितना मिल सकता है हमारा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ये हमारा मैक्सिमम रेंज होता है। तो पहली बार में हम u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और किसी एंगल पर फेंक रहे हैं, तो 45 डिग्री एंगल नहीं दिया गया था लेकिन हम एंगल निकाल सकते हैं, या एंगल हमें याद रहा होगा। तो 45 डिग्री पर, तो रेंज हमसे रेंज में क्या मिल गया, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। अब हमसे ये कह रहा है कि हमें रेंज द वैल्यू ऑफ द एंगल प्रोजेक्शन एट विच द सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। मतलब अब ना हम क्या कर रहे हैं ना कि एक दूसरे बॉल को हम फेंक रहे हैं और उसकी भी वेलोसिटी सेम है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो इस रेंज का आधा रेंज कवर करेगा, केवल आधा रेंज कवर करने के लिए इसको कितने एंगल पर फेंका जाएगा, कितने एंगल पर फेंका जाए उतनी ही वेलोसिटी से कि आधा रेंज कवर करे, यानी r/2 रेंज कवर करना है इसको। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए,
आर बाई टू के बराबर होना चाहिए इनिशियल, हम इसको आर डैश मान लेते हैं जो फाइनल हम निकाल रहे हैं, आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये इनिशियल रेंज के हाफ होना चाहिए और इनिशियल रेंज हम निकाल चुके हैं, यानी आर डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू तो उतना ही रहेगा, बस थीटा यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, जी इज इक्वल टू रेंज हमारा कितना आ चुका है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू टू, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू हाफ, और हाफ का साइन 30 डिग्री, साइन हाफ किसकी वैल्यू होती है साइन में, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ टू थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल बी 15 डिग्री, तो 15 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट मास एट ए हाइट h above the surface of earth is same as that of the acceleration due to gravity at a depth alpha h from the earth surface, the value of alpha will be, तो इसमें डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया हुआ है h इज स्मॉलर देन आर ई, तो हमने दोनों फॉर्मूला याद रखा है कि अगर हमारा ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर जाने पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मास कोई पॉइंट मास है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना लगता है, दैट इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर रखा था g इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2 इंटू एच डिवाइडेड बाई आर ई, ठीक है। और अगर हम कुछ डेप्थ नीचे जाते हैं, डी डेप्थ नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, ये हमारा आर ई है, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसके लिए भी हमने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकाल रखा था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट डेप्थ डी दैट इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपन आर ई। हमसे ये कहा जा रहा है कि दोनों ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अगर सेम कब होंगे, मतलब हमें डेप्थ क्या दे दिया गया है, डेप्थ इज इक्वल टू अल्फा इंटू एच दे दिया गया है, तो जी इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू एच डिवाइडेड बाई आर ई, और हमसे पूछा क्या गया, इफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय अ पॉइंट मास एट ए हाइट h above the surface and of the earth is same as that the acceleration due to gravity at a depth alpha h, ठीक है, तो ये दोनों अगर सेम होंगे यानी कि g इंटू 1 माइनस 2 अपान एच ई अपान आर ई इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू एच अपान आर ई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि अल्फा की जगह पे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द प्रेशर P1 एंड डेंसिटी D1 ऑफ डायाटोमिक गैस, ठीक है ना, डायाटोमिक गैस के लिए जो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी रेशियो होता है वो 7/5 होता है, चेंजेस सडनली P2, मतलब उसका प्रेशर चेंज हो जा रहा है और वो P2 हो जा रहा है जो कि P1 से ज्यादा है, एंड D2 रिस्पेक्टिवली, उसकी डेंसिटी भी चेंज हो रही है जिसका डेंसिटी हो जा रहा है D2 रिस्पेक्टिवली, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज एंड बिकम्स टाइम्स द इनिशियल टेम्परेचर, मतलब जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आएगा वो इनिशियल टेम्परेचर के कितने गुना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमसे क्या बोला गया है कि दिस इज द एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं पीवी की पावर इज इक्वल टू गामा, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, गामा की वैल्यू दी गई हमें, लेकिन हमें ना यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में कुछ बोला गया है, वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो वॉल्यूम को क्या कर देते हैं हम, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम, डेंसिटी दी गई है वॉल्यूम की जगह पे, तो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, और मास तो चेंज होता नहीं है, तो हम इसको वॉल्यूम को डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। तो पहले V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू मास अपान D1 हो जाएगा, और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपान D2 हो जाएगा, ठीक है, मास तो चेंज हो नहीं रही है, मास हमारी कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और फिर P को भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, टेम्परेचर में, ठीक है। टेम्परेचर में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में बोला गया है, तो हम जानते हैं कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपान V, ये हो जाएगा मैं, तो मैं यहाँ पर ये पुट कर देता हूँ, यहाँ पर PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है, P की जगह पे मैं लिख दूंगा nRT डिवाइडेड बाई V इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, nRT V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, nr तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी, V की पावर गामा -1 इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या मिल गई, ये मिल गई। अब इसको भी हम वॉल्यूम को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं डेंसिटी में, तो यहाँ से मैं m डिवाइडेड बाई d
m डिवाइडेड बाई डी की पावर गामा माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से m भी कॉन्स्टेंट है, m भी इधर आ गया, ठीक है, और गामा माइनस वन भी कॉन्स्टेंट है, या मतलब इसको मैं गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई डी की पावर गामा माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी डिवाइडेड बाई डी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि m की पावर गामा माइनस वन में कांस्टेंट है। तो फाइनली हमारी जो t और d के टर्म में हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, t अपॉन d की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब हमसे क्या बोला गया है कि इनिशियली टेम्परेचर डेंसिटी d1 है, फाइनली डेंसिटी d2 है। इनिशियली टेम्परेचर को मैंने T1 मान रखा है और फाइनल टेम्परेचर को मैंने T2 मान रखा है, और हमसे D2 बाई D1 का रेशियो दे रखा है 32। तो बस सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मजा आएगा इसे लिखते हुए, T1 अपान D1 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 अपान D2 की पावर गामा माइनस वन, ये मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं T2 अपान T1 इज इक्वल टू D2 अपान D1 की पावर गामा माइनस वन ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, और D2 अपान D1 इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है, तो T2 अपान T1 इज इक्वल टू 32 की पावर गामा माइनस वन, और गामा कितना है 7/5, और 7/5 माइनस वन कितना हो जाता है 5, ये हो जाएगा 2/5, तो ये हो गया हमारा 2/5। तो 1/5 32 की पावर 1/5 का मतलब 2 होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये 4 हो गया। तो यहाँ से T2 क्या मिल गया हमें 4 इंटू T1। तो T1 हमारा इनिशियल टेम्परेचर था, T2 हमारा फाइनल टेम्परेचर था। फाइनल टेम्परेचर इज 4 टाइम्स द इनिशियल टेम्परेचर। हमसे यही पूछा गया द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज एंड बिकम्स 4 टाइम्स द इनिशियल टेम्परेचर, यानी 4 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 3 मोल्स ऑफ द डायटोमिक गैस, द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ mixture at constant volume is alpha square upon 4 r joule per mole Kelvin, then the value of alpha will be। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि जब भी हम दो टाइप्स के गैस को, दो टाइप्स के नॉन मिक्स मतलब मिक्सचर को हम मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उनका जो मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, और चेंज हो जाता है तो उसका जो फाइनल मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो एट कांस्टेंट वॉल्यूम आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है N1Cv1 प्लस N2Cv2, अगर तीसरा भी पार्टिकल है तो उसको और आगे ऐड करते जाएंगे, डिवाइडेड बाई टोटल मोल, यानी N1 प्लस N2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। N1 कितना दिया गया 1 मोल दिया गया है, 1 मोल इंटू Cv1। अब यहाँ पर Cv1 भी कैलकुलेट करना हमारे लिए एक टास्क है। तो Cv का फॉर्मूला क्या होता है, Cv का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ R, दैट इज इक्वल टू F अपॉन 2 इंटू R। Cv का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और जहाँ पर F क्या है, F है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ की वैल्यू एफ क्या होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमारा डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो एफ की वैल्यू 3 होती है, डायटोमिक गैस है तो एफ की वैल्यू 5 होती है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए पहली बार बोला जा रहा है तो उसके लिए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो यानी Cv1 इज इक्वल टू क्या है 3/2 इंटू आर है। और Cv2 किसके लिए बोला गया है, डायटोमिक गैस के लिए बोला गया है, तो उसके लिए वैल्यू 5 हो जाएगी एफ की वैल्यू, तो 5.2 इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा Cv1 की जगह पे 3/2 इंटू आर प्लस, और दूसरा जो डायटोमिक गैस है उसके 3 मोल्स हैं तो 3 इंटू 5/2 इंटू आर डिवाइडेड बाई टोटल मोल यानी कि 4, 3 प्लस 1 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 3/2 आर प्लस 3 5 जा 15/2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें मिलने वाला है 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी 9r डिवाइडेड बाई 4। और ये किसके बराबर बोला गया है, ये बोला गया अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर के बराबर बोला गया। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 3 पुट कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट विल बी। इस सर्किट में करंट आई का फ्लो जो हो रहा है वो कितना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें थोड़ा सा वोल्टेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो होता है हमारा उसके हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो हम कैसे पहचानते हैं कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं ना कि अगर हमारे दो रजिस्टर हैं और दोनों रजिस्टर
किसी एक टर्मिनल पे ज्वाइंट होंगे, हो सकता है किसी दो टर्मिनल पे ज्वाइंट हो। क्या होता है ना कि अगर दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। आपको अगर ये नहीं पता है, आप याद कर लो कि अगर दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों रेजिस्टेंस की पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, या हम ये कह सकते हैं कि एक एंड पर दोनों रेजिस्टेंस की सेम वोल्टेज है और दूसरे एंड पर भी दोनों रेजिस्टेंस की सेम वोल्टेज है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों सेम मतलब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। लेकिन अगर एक एंड पर उनका पोटेंशियल सेम है और दूसरे एंड पर पोटेंशियल अलग अलग है तो उसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सा भी सर्किट है तो सर्किट में जो वायर होता है, अगर हमें कहीं पर कोई एलिमेंट नहीं दिया गया है तो जहां तक कोई एलिमेंट नहीं होता है वहां तक क्या होता है कि पोटेंशियल हमारा सेम होता है। तो कहीं पर भी एक पोटेंशियल मैं कंसीडर कर सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या कर यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर जीरो पोटेंशियल है। तो हम जानते हैं कि जब भी आगे की तरफ रिवर्स करते हैं तो कोई सा भी एलिमेंट आता है तो पोटेंशियल हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो यानी कि हमारा यहाँ पर पोटेंशियल गेन हो रहा है। जब पोटेंशियल गेन होगा इधर की तरफ, जब हम बढ़ेंगे आगे, तो जीरो इधर था, यहाँ पर भी जीरो रहा, यहाँ पर भी जीरो रहा, लेकिन जैसे ही हम इस बैटरी को पास करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल गेन हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। और कितना पोटेंशियल गेन हो रहा है? 6 वोल्ट का पोटेंशियल गेन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी यहाँ पर पोटेंशियल 6 वोल्ट है। वैसे यहाँ पर भी पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा क्योंकि बीच में कोई सा भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर भी पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट आ जा रहा है, फिर यहाँ पर पोटेंशियल 6 वोल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा। जब तक कोई एलिमेंट नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा? 6 वोल्ट रहने वाला है। और फिर वैसे ही जीरो, यहाँ पर जो पोटेंशियल जीरो हमने कंसिडर करा था, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे ये पोटेंशियल जीरो रहने वाला है, ये पोटेंशियल जीरो रहने वाला है, आगे नहीं बढ़ सकते हम। ये पोटेंशियल जीरो रहने वाला है, ये पोटेंशियल जीरो रहने वाला है, ये पोटेंशियल भी जीरो रहने वाला है। तो अब मैं देख रहा हूं, अगर इस 9 वोल्ट की बात करूं मैं, तो इसके पोटेंशियल इसके जो दोनों टर्मिनल है, एक पर 6 वोल्ट है, दूसरे पर 0 वोल्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। अगर मैं इस वाले 9 ओम रेजिस्टेंस की बात करूं, एक 0 वोल्ट है और दूसरे पर भी 6 वोल्ट है, इसके भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। एक पर 6 वोल्ट है, दूसरे पर 0 वोल्ट है। यानी मैं ये कह सकता हूं, इस सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं। तो ये हो गया हमारा 6 वोल्ट, और यहाँ पर 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट, यानी कि तीनों के ये जो तीनों एंड है, यहाँ पर 6 वोल्ट पोटेंशियल है, और ये जो तीनों एंड है यहाँ पर 0 वोल्ट पोटेंशियल है। अगर मैं यहाँ पर 0 कंसीडर कर लेता हूँ तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। यानी तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 वोल्ट है। तो अब ये 9 ओम की रेजिस्टेंस है और 9 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, यानी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 आ गया। तो मैं इसको अब इस फॉर्म में भी कर सकता हूँ। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है जिसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो अब करंट की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, वी कितना है? 6 है, डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यानी सर्किट में कितने करंट का फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। 2 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए क्लोजली बाउंडेड सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना एट इट्स सेंटर, द करंट थ्रू द कॉइल इज, द करंट थ्रू द कॉइल इज, ठीक। क्लोजली बाउंडेड सर्कुलर कॉइल दिया गया हमें, जिसका रेडियस बोला जा रहा है कितना है? 5 सेंटीमीटर। इस सर्कुलर कॉइल में कोई करंट का फ्लो हो रहा है और करंट के फ्लो की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है? 37.68 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो हम जानते हैं कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है, अगर वो सर्कुलर है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये होता है कि किसी भी सर्कुलर कॉइल के द्वारा अगर उसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना? हमें आई कैलकुलेट करना, और हमें सारी चीजें दी हुई है। लेकिन हमसे यहाँ पर एक और बोला गया क्लोजली बाउंड है, और चीज बोला गया कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज 100, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इन 100। मतलब ये ऐसे केवल एक ही टर्न नहीं है, ये बार बार ऐसे ऐसे 100 टर्न्स है। कितने टर्न्स है? 100 टर्न्स है। और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, और क्लोजली बाउंड है, मतलब मैंने ये दूर दूर बना दिया, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे के पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर पे नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इसके सेंटर पर, हमें बताना है कि इसके में कितने करंट का फ्लो हो रहा है। तो अगर केवल एक कॉइल होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन अगर n कॉइल है तो n गुना मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, यानी कि हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। आई की वैल्यू पूछी गई है तो यहाँ आई क्या हो जाएगा, b इंटू 2r डिवाइडेड बाई n इंटू म्यू नॉट। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू b की जगह पे क्या दिया गया 37.68 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 क्यों लिखा हमने, मीटर में कन्वर्ट करा इसको, सॉरी हाँ ठीक है। फिर n की वैल्यू कितनी है 100 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा, ये कितने बार में चला जाएगा 10 बार में चला जाएगा, और 10 ये मिलकर के 10 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 6, और 10 की पावर माइनस 6 ऊपर भी है, यानी ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, आई की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 37.68 डिवाइडेड बाई 4 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और 3.14 से जब 37.68 में डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल 12 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 12 बार में कैंसिल आउट होगा तो 12 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये हो जाएगा सॉरी 12 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये 3 एम्पियर। तो करंट का फ्लो कितना हो रहा है 3 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। तो 3 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि 2 लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी 4i एंड 9i इंटरफियर ऑन ए स्क्रीन, द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस बीम्स ऑन द स्क्रीन एट ए पॉइंट ए एंड ए इज जीरो। फेज डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो कब होता है, जब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एंड एट पॉइंट बी इज पाई। तो फेज डिफरेंस पाई कब होता है, जब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो हमारा फेज डिफरेंस पाई होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम पे फेज डिफरेंस हमारा जीरो होता है। द डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ए एंड बी विल बी, मतलब पॉइंट ए पर जो इंटेंसिटी आ रही है और पॉइंट बी पर जो इंटेंसिटी आ रही है उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट ए पर इंटेंसिटी के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसे आप लोग नहीं जाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला लगा सकते हो, आई ए इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस है, तो पहले के लिए फेज डिफरेंस जीरो दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू 1। और ये क्या हो जाएगा आई वन कितना दिया हुआ है 4i दिया हुआ है, और आई टू कितना दिया हुआ है 9i दिया हुआ है, तो 4i प्लस 9i प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ना हमारा। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें 4 9 दैट इज इक्वल टू 13 प्लस ये हो जाएगा 36 डिवाइड आप आ रहेगा तो 6 आ जाएगा 6 प्लस 12 सॉरी आई है, और ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12i, यानी कि ये कितना हो गया 25i हो गया। ठीक है, और फिर आई भी हम निकाल लेंगे, तो आई भी इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, फेज डिफरेंस पाई दिया गया हमें, तो यहाँ पर कॉस पाई जब रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो यहाँ पर -1 कैसे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 9i दैट इज इक्वल टू 13i और माइनस का 12i दैट इज इक्वल टू आई। और हमसे पूछा क्या गया है आई ए माइनस आई बी पूछा गया है, तो आई ए कितना है 25i है, और आई बी कितना है हमारा आई है, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 24i, यानी कि फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया 24i, और हमसे बोला गया कि दोनों का डिफरेंस कितना आई होगा, तो 24i होगा। 24 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8। ए वायर ऑफ लेंथ 314 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 14 एम्पियर इज बेंट टू ए फॉर्म सर्कल। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल इज। ठीक है, हमसे कह रहा है कि एक हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ है 314 सेंटीमीटर, इससे हम क्या कर रहे हैं एक कॉइल बना ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉइल जब बनाएंगे तो इसका पेरीफेरी हो जाएगा, पेरीफेरी की लेंथ कितनी हो जाएगी 314 सेंटीमीटर। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर का वैल्यू कितना हो गया 341 सेंटीमीटर, यानी आर इज इक्वल टू 341 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, यानी 100 बार में जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मैं क्या बोल सकता हूँ 0.5 मीटर भी बोल सकता हूँ। अभी देखते हैं इसका कहाँ पे यूज आता है। तो आर की वैल्यू तो इतनी हो गई, ये जो हम कॉइल बना रहे हैं उसका रेडियस हमें मिल गया। अब हमसे ये कह रहा है कि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है 14 एम्पियर, 14 एम्पियर के करंट का फ्लो हो रहा है बेंड टू ए फॉर्म ऑफ सर्कल।
द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। तो दरअसल आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग वायर होता है, ठीक है ना, सर्कुलर करंट कैरिंग कोई भी वायर बना लेता है तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल का जो मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है NIA। अगर हमारे वो जो हमने कॉइल बनाया हुआ है उसमें नंबर ऑफ एन टर्न्स है, नंबर ऑफ एन टर्न्स है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एक ही टर्न्स के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई कितना, 14 एम्पियर के करंट का फ्लो हो रहा है। एरिया, एरिया इसका ये वाला एरिया लेते हैं, ठीक है ना, मतलब ये हमारा कॉइल है तो इसका ये जो हमारा अंदर का एरिया होता है कॉइल के अंदर का एरिया, वो वाला एरिया लेते हैं। दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, आर की जगह पे क्या है 0.5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25, 7 टू ज़ा 14 और 225 दैट 0.5 और 22 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 11, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया 11 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया, 11 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ठीक है। The xy plane be taken as boundaries between two transparent medium M1 and M2. M1 in Z is greater than 0, has a refractive index of under root 2, and M2 with Z is smaller than 0 has a refractive index of under root 3. A ray of light traveling in M1 along the direction given by the vector, एक वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन, इसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी दी गई है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ सेपरेशन, ठीक है, प्लेन ऑफ सेपरेशन पे इंसिडेंट हो रही है। द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन M1 एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन M2 विल बी, यानी कि I माइनस आर की वैल्यू पूछी गई है कितनी होगी, और I माइनस आर हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्लेन है, तो एक प्लेन में बना लेता हूँ और मैं वो बोल देता हूँ ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन अगर मैंने इसको कंसिडर कर लिया तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा जेड डायरेक्शन होगा, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि एक इस पर इंसिडेंट लाइट मतलब एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसका हमें डायरेक्शन का वेक्टर दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 आई कैप माइनस 3 अंडर रूट 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि ये किसमें इंसिडेंट हो रहा है, ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 है। दरअसल ये जो हमने प्लेन बनाया है, ये प्लेन क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक M1 मीडियम है, दूसरा M2 मीडियम है। M1 मीडियम किसकी तरफ है, पॉजिटिव Z के डायरेक्शन की तरफ है, तो ये हमारा ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव Z है, ठीक है। तो M1 कितना है, M1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू दिया गया हमें अंडर रूट ऑफ 2 और M2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है अंडर रूट ऑफ 3। और जब ये इस पर इंसिडेंट होगी तो ये नॉर्मल से कुछ एंगल बनाएगी, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट होने पर ये हमारा नॉर्मल अगर है तो नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, जेड के डायरेक्शन में होगा, यानी कि के कैप के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये हमारा ऊपर का डायरेक्शन के कैप है और नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का के कैप हो जाएगा। तो ये नॉर्मल से कुछ एंगल बना रही है। अब क्या होगी, ये जब सरफेस से टकराएगी, सरफेस से टकराने के बाद अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी और डेविएट होने के बाद कुछ एंगल ऐसे बनाते हुए ये क्या हो जाएगी, दूसरे मीडियम में चली जाएगी और ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू आर। तो दरअसल पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकलेगा, जैसे कि ये जो हमारा इंसिडेंस लाइट है, इंसिडेंट रे है जो हमारा, ये हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा अगर ऊपर के डायरेक्शन में के कैप है, ये वाली लाइन अगर ऊपर के डायरेक्शन में के कैप है तो नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी, माइनस के कैप, ठीक है। तो मतलब मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये माइनस के कैप, यानी माइनस के कैप के साथ आई एंगल बना रहा है, माइनस के कैप के साथ ही तो आई एंगल बना रहा है ना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाली वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, हमें थीटा निकालना है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है हमें। कौन से वेक्टर, माइनस के कैप और जो वेक्टर हमें दिया गया इंसिडेंस लाइन के लिए, उन दोनों बीच का एंगल निकालना है। तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये वेक्टर दिया गया हमें, क्या दिया गया, 4 अंडर रूट 3 आई कैप माइनस 3 अंडर रूट 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, और बी वेक्टर क्या दिया गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे के कैप के, तो ये माइनस के कैप इज इक्वल टू ए। ए क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। इसको मैं मान लेता हूँ, कोई वेक्टर मान लेता हूँ, ए वेक्टर मान लेता हूँ, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पर निकालता हूँ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 4 जा 16 3 जा 4 4 जा 16 और 3 जा 48 प्लस 3 3 जा 9 3 जा
18 प्लस 5 5 = 25, ये होगा ना अंडर रूट ऑफ, एक बार और देख लेते हैं, 5 5 = 25, 3 3 9 3 27, सॉरी 3 3 9 3 27, तो ये हम जब इसको ऐड करेंगे तो 5 ये हो जाएगा 15 + 5 दैट इज इक्वल टू 0 2, और ये 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 100। तो जब बाहर निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। हमने सिर्फ इसका डायरेक्शन लिया है, जेड वेक्टर का डायरेक्शन लिया है, यानी कि उसका वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। तो ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट करते हैं। तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, के कैप वाले को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई कैप जे कैप वाला तो है ही नहीं इसमें, तो इसका -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे इधर ले आकर के, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ मिल गया, जो कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 60 डिग्री। और थीटा ही हमने क्या है, आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया हमारा, 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारी 60 डिग्री मिल गई। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आसानी से मिल सकता है बाय द स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू √2 है इंटू साइन ऑफ दैट एंगल, ठीक है, और इसमें क्या है, इंसिडेंस हो रहा है, तो इंसिडेंस एंगल कितना है, 60 डिग्री इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इंटू साइन आर। आर हमें चाहिए था ना, तो आर निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से मैं देखो आर निकाल रहा हूँ, तो साइन आर इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर √1/√2 बचेगा, और 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, आर इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, आई इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। हमसे क्या पूछा गया था, आई माइनस आर पूछा गया था, तो आई माइनस आर कितना हो जाएगा, 60 - 45 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इफ द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज 0.6 वोल्ट, then the electric field intensity in the depletion region having the width of 6 into 10 की पावर -6 मीटर will be into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो क्या है कि हमें विड्थ दिया गया, डिप्लीशन रीजन का विड्थ दिया गया, विड्थ इज इक्वल टू कितना है, 6 into 10 की पावर -6 मीटर, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल होता है, ठीक है। डेल्टा वी कितना है 0.6, डेल्टा एल कितना है 6 into 10 की पावर -6। एसआई यूनिट में दोनों है, पुट कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा इंटू 0.1, यानी कि 10 की पावर सॉरी हाँ ठीक है 0.1 इंटू 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है, और 10 की पावर 5, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम हो गया डायरेक्टली। तो यहाँ पर कुछ पुट करना है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 5 इंटू 1 न्यूटन पर कूलम, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो 1 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।